नमस्कार, मैं हूँ चेतना आर्य और गूगल हैंगआउट वाई नमो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे साथ आज हम मौजूद हैं विजय गोयल जी, जो कि राज्यसभा के मेंबर हैं और स्कूली टाइम से, कॉलेज टाइम से ही राजनीति में प्रवेश कर चुके थे। विजय जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि नरेंद्र मोदी ही भारत की एक आखिरी उम्मीद क्यों है? देश को आजाद हुए 60 साल से ज्यादा हो। मैं समझता हूं कि जितना विकास देश में होना चाहिए था उतना विकास नहीं हुआ। लोगों को आजादी के बाद जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी और एक आम आदमी को, आम जनता के आदमी को वो सुविधाएं नहीं मिली थी। कुल मिलाकर कांग्रेस ने पिछले 60 सालों में 50 साल से ज्यादा राज किया और इसलिए आज जब आम लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं तब लोगों को लगता है कि एक ऐसी पार्टी, ऐसे नेता की आवश्यकता है जो देश को पिछले सालों के अंदर, विशेषतया यूपीए सरकार के पिछले 10 सालों के अंदर देश के अंदर जो भ्रष्टाचार, जो महंगाई और जिस तरह की समस्याएं खड़ी हो गई हैं, उन समस्याओं का सामना कर सके, जिसके पास एक विजन हो, जिसके पास एक विल पावर हो, जो एक नई सोच रखता हो, जो एक नई उम्मीद करता हो और जो पूरे देश का हर वर्ग का विकास चाहता हो, ऐसा नेता होना चाहिए। और ऐसा नेता सब लोगों को दिखाई दिया गुजरात के मुख्यमंत्री के अंदर। उन्होंने कभी भी नहीं चाहा, नरेंद्र मोदी जी ने, कि वे प्रधानमंत्री बने, किंतु अब देश को, सारे को ऐसा लगता है, और आपने भी देखा होगा, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन, हर सेक्शन, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे किसान हो, सबको लगता है कि आज आशा की एक किरण है तो वो श्री नरेंद्र मोदी हैं। और वो केवल इसलिए नहीं कि वो एक नेता हैं, वो आज नेता इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने जो आयाम स्थापित किए हैं गुजरात के अंदर, वो सारे देश के लिए एक मॉडल बन गए हैं। आज गुजरात का नाम लो तो ऐसा लगता है कि विकास की बात की जा रही है। और मेरे को ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आप उनके यहाँ देखेंगे तो हर जगह पर गुजरात एक्सेल कर रहा है। जितने भी पत्र पत्रिकाओं ने जितने भी आज तक सर्वेस किए हैं या अवार्ड दिए हैं, उनमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम अवार्ड्स गुजरात को मिले हैं, क्योंकि मोदी जी का सपना है कि वो गुजरात की तरह देश को आगे लेकर चलें। उन्होंने कहा, उनकी पॉलिसी है कि भाई फैमिली स्ट्रक्चर और उसकी वैल्यूज को, प्रिजर्व किया जाए और हमारे देश के अंदर जो जनता है वो सुसंस्कृत हो। वे चाहते हैं कृषि के अंदर विकास हो, ग्रोथ होनी चाहिए और एक आम किसान के पास हर तरह के की वो सुविधाएं होनी चाहिए जो कि कृषि के लिए आवश्यक है। और इसके लिए उन्होंने गुजरात के अंदर जिस तरह से कृषि अनुसंधान किए और किसानों को नई नई टेक्निक समझाई, वो एक पूरे देश के लिए एक उदाहरण है। वे चाहते हैं वुमेन्स का एम्पावरमेंट हो और उस एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने अपने यहाँ पंचायतों के अंदर और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जिस तरीके से 50% रिजर्वेशन किया, वो अपने आप के अंदर एक एग्जाम्पल है। और जिस तरीके से वुमेन के लिए उन्होंने बेटी बचाओ के साथ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया, तो आज सबसे ज्यादा अगर हायर एजुकेशन रेट है तो सबसे ज्यादा गुजरात के अंदर है। वे चाहते हैं जंगलों की रक्षा की जानी चाहिए और जंगलों की रक्षा करने से ही एनवायरमेंट जो है वो हमारा सुधरेगा। उनकी एनवायरमेंट के बारे में अपनी एक सोच है। वो चाहते हैं यूथ के अंदर, क्योंकि आज हमारे देश की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो यंग है, यूथ है, युवा है। और वो चाहते हैं उन युवाओं के आंखों में जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए उस पूरी युवा शक्ति का इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए आज देश का सारा युवा ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी जैसा नेता हमको मिलना चाहिए। उन्होंने कहा जितनी भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, उनका मान सम्मान होना चाहिए और सीए जैसी इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको और मजबूत किया जाना चाहिए। और वो चाहते हैं जितनी भी इंस्टीट्यूशंस ऑफ नॉलेज हैं, वो इंस्टीट्यूशंस ऑफ जो नॉलेज हैं उनका सारा का विकास होना चाहिए एक नई सोच के साथ है। एक उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, जो मुझे मोदी जी ने ही बताया था कि समुद्र में जब उन मछुआरे मछली पकड़ने जाते थे तो पकड़ते पकड़ते वो दूसरी टेरिटरी में चले जाते, देश की टेरिटरी में चले जाते थे, तो उससे वो गिरफ्तार हो जाते थे। तो इन्होंने कहा कि हमने एक सैटेलाइट लगा दी है उसके ऊपर, उस सैटेलाइट से एक फिशरमैन को, मछुआरे को ये पता चल जाता है कि उसकी मछली कहां पर है, तो वो सीधा जाकर उस मछली को पकड़ता है। उससे एक तो डीजल की बहुत बड़ी बचत होती है, दूसरा वो दूसरी टेरिटरी में नहीं जा सकता, तीसरा उसका टाइम वेस्ट नहीं हो सकता। ऐसे एक नहीं कितने ही उदाहरण हैं
जो उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर किए हैं, जिस तरीके से वे नदियों के जोड़ने की बात करते हैं और जिस तरीके से वे चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर रोजगार के अवसर बढ़े, और रोजगार अवसर बढ़ने के लिए उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए कि वे कहते हैं कि जो लिफ्ट्स लगती हैं, उस लिफ्ट के लाइसेंस लेने के लिए सरकार के अंदर एक एप्लीकेशन देनी पड़ती थी, जिसमें बहुत सारे दिन लगते थे। तो इसलिए उन्होंने ऐसे प्राइवेट लोगों को, युवाओं को एजुकेट किया जो कि लिफ्ट के लाइसेंस देने का काम कर सकें। तो अब ना लाइन लगती है और इससे लोगों को रोजगार मिला। ये एक छोटा सा उदाहरण है, पर ये उनकी सोच को बताता है जी। उन्होंने ईमानदारी की मिसालें कायम की हैं। आज कितने ही लोग हमको मिलते हैं जो कहते हैं गुजरात के अंदर हमको काम हुआ था और आज तक हमसे कभी कोई पैसे नहीं मांगे गए। कितने ही लोग ऐसे मिलते हैं कि गुजरात के अंदर वन विंडो सिस्टम है जहां पर सारे जाकर काम हो जाते हैं। क्या कारण है आज सब लोग गुजरात के अंदर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं? क्या कारण है कि सबसे ज्यादा जो फॉरेन ट्रेड हो रहा है वो गुजरात के माध्यम से हो रहा है? क्या कारण है सबसे ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ वहां हो रही है जी? तो जो हम गुजरात का मॉडल देखते हैं उसको हम ऐसे लेकर चलते हैं कि मोदी जी आएंगे तो एक नई सोच और नई उम्मीद के साथ आएंगे, तो सारे देश के अंदर उसी तरह से विकास होगा जी। और उन्होंने गुजरात के अंदर हर आदमी के अंदर एक कॉन्फिडेंस भरा है। जो आदमी मोदी जी को के बारे में बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, उनके सेकुलर होने की बात करते हैं, उन लोगों को यह नहीं पता है कि सबसे ज्यादा मुस्लिम्स के अंदर लिटरेसी रेट है तो वो गुजरात के अंदर है। उनको ये नहीं पता सबसे ज्यादा अगर पर कैपिटा इनकम मुस्लिम्स की किसी स्टेट के अंदर है तो वो गुजरात के अंदर है। उनको ये नहीं मालूम है कि मुस्लिम्स के लिए वहां सबसे रोजगार के अवसर हैं। एक उदाहरण देखिए कि पतंगों का जो बिजनेस 30 करोड़ हुआ करता था और जिसको ज्यादातर मुस्लिम्स कारीगर लोग बनाया करते थे, वो पतंगों का बिजनेस आज 700 करोड़ से ऊपर चला गया है। मैं चाहूं तो घंटों आपको इस बारे में बता सकता हूं कि अलग अलग तरीके से किस तरह से उन्होंने किया है। उनका ये नारा है कि लोगों को सरकार के पास ना आना पड़े, बल्कि सरकार लोगों के पास जाए जाके। आज जिस समय, मैं आपसे छुपाने की बात नहीं है, जिस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बने थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी में होने के बाद भी मुझे ऐसा लगता था कि एक ईमानदार व्यक्ति और एक अर्थशास्त्री देश का प्रधानमंत्री बना है तो कम से कम देश आगे जाएगा जी। पर उस ईमानदार प्रधानमंत्री के नीचे जितना ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ, चाहे वो टीयूजी का हुआ, चाहे वो कोयले का हुआ, चाहे वो हेलीकॉप्टर डील्स का हुआ और चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स का हुआ, उतना कहीं नहीं हुआ। इसको कहते हैं कि अभी जो लीडरशिप लेस कंट्री है, इस समय कंट्री के पास लीडर नहीं है। और ये ज्यादा जरूरी है कि जब प्राइम मिनिस्टर है तो पावर उसके पास होनी चाहिए। पावर के अगर 2 सेंटर्स होंगे तो आप ये समझ लीजिए फिर देश नहीं चल सकता। किंतु पिछली यूपीए की सरकार में ऐसा ही हुआ कि प्रधानमंत्री फैसला ले रहे हैं या फैसला कहीं और कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कहता। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, क्या देश के अंदर अब इस समय कोई ऐसी दूसरी लीडरशिप है जिसका आप नाम बता सकते हैं कि वो देश का नेतृत्व दे सकता है, एक ईमानदार देश का, एक ऐसे देश का जिसके अंदर जो भ्रष्टाचार और महंगाई से मुक्त होगा, जो एक ऐसा देश का नेतृत्व दे सके जिसके पास ऐसा विजन हो जिसमें पड़ोसी देशों के साथ, हमारे सबके साथ संबंध अच्छे बने जाके। और मैं समझता हूं कि अभी आप देखिए ये अमेरिका ने इतनी सैंक्शंस लगाई थी, क्यों अमेरिका खुद चलकर सामने आ रहा है आज। जिस तरीके से गुजरात के दंगों के बारे में मोदी जी को जबरदस्ती उन पे मुकदमे करके उनको लिप्त करने की कोशिश की गई, आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दी है। आज कोई भी व्यक्ति पूरे देश के अंदर ये नहीं कह सकता। क्या कारण है कि हर वर्ग का व्यक्ति, इवन मुस्लिम्स में से भी बहुत वर्ग के लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि हाँ ये एक व्यक्ति लीडरशिप दे सकता है। जो लोग उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, एक ही आरोप लगाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि गुजरात में इस दंगे से पहले जिसकी वो चर्चा करते हैं मोदी जी के समय की, उसमें पहले सैकड़ों की तादाद के अंदर दंगे हुए थे, उनकी वो चर्चा नहीं करते। वो सिख दंगे जो दिल्ली के अंदर 84 हुए उसकी दंगा नहीं करते। वो यूपी से लेकर बिहार तक जो दंगे हैं उसकी नहीं चर्चा करते, क्योंकि मोदी जी के अंदर वो कुछ कमी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो वो केवल एक ही इसकी चर्चा करते हैं जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दिया। और आज पूरा देश मानता है कि यही एक ऐसा व्यक्ति है जो नेतृत्व दे सकता है। वो आज युवाओं की आशा है, वो आज गरीबों की आशा है। वे एक चाय बेचने वाले से ऊपर गए हैं, उन्होंने गरीबी देखी है। उनकी माँ जो थी वो पड़ोस के घरों में काम करके उन्होंने पाला पोसा और बड़ा किया जी। वे लोग हैं जिनको आज भारत की, हमारी संस्कृति की
मूल्यों के बारे के अंदर मालूम है, और वो एक व्यक्ति है जिसके ऊपर हमको नाज हो सकता है कि आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये देश ऊंचाइयों पे जाएगा। मैं आज लोगों से पूछता हूं कि आपको विश्वास है कि नरेंद्र मोदी देश में से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे? वो कहते हैं तो वो कर सकते हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि आपको विश्वास है वो महंगाई को कम कर सकें? वो कहते हैं कि हाँ वो कर सकते हैं। मैं पूछता हूं कि गुजरात के विकास पर उनको भरोसा है? वो लोग कहते हैं कि हाँ हमें उनके ऊपर पूरा भरोसा है। इसीलिए आज यूथ चाहता है। आज स्टेबल गवर्नमेंट कौन देगा? कौन सी ऐसी सरकार है? कांग्रेस तो 2 डिजिट से आगे नहीं जाएगी, तो स्टेबल गवर्नमेंट कौन दे सकता है? आज स्टेबल गवर्नमेंट केवल बीजेपी एनडीए की सरकार दे सकती है। दूसरे स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कौन दे सकता है? वो श्री नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि एक स्ट्रांग और स्टेबल गवर्नमेंट के लिए नरेंद्र मोदी की जरूरत है। एक गवर्नमेंट जो वैल्यूज के ऊपर काम करे उसके लिए नरेंद्र मोदी की जरूरत है। एक गवर्नमेंट जो युवाओं के सपनों को पूरा करे उसके लिए नरेंद्र मोदी की जरूरत है। एक गवर्नमेंट जो हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कारीगर हो, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे वो मजदूर हो, उस सब की आशाओं के प्रतीक आज श्री नरेंद्र मोदी हैं। तो मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी आज देश को अपनी अगले ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो ये थे विजय गोयल जी जिनसे हमने जाना उनकी राय। तो हमारे साथ अब कुछ लोग जुड़ गए हैं, चलिए बात करते हैं। मीना राय जो कि दिल्ली से हैं। मीना जी आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और फिर आप सवाल कर सकती हैं विजय गोयल जी से। My name is Neena and I'm from Delhi, and thank you Vijay Goyal ji for being here. My question to you Vijay Goyal ji is that you have worked under Vajpayee ji's government, right? You were with the PMO office और आप मोदी जी के भी बहुत करीब हैं। तो आप हमें बता सकते हैं कि वाजपेयी जी और मोदी जी में क्या क्या सिमिलैरिटीज है? What are the common things between them? सबसे बड़ी तो कॉमन चीज ये होने वाली है कि दोनों प्रधानमंत्री होने वाले हैं जी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे हैं और वे बनने वाले हैं। और सौभाग्य से मुझे दोनों के साथ काम करने का अच्छा मौका मिला। अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ तो मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री था। दोनों के पास एक विजन था, जाके एक सोच थी। जिस तरीके से वाजपेयी जी रोड हाईवेज की बात करते हैं, उसी तरीके से मोदी जी इंफॉर्मेशन हाईवेज की बात करते हैं। और वाजपेयी जी के पास जिस तरह से विजन था, उन्होंने रोड कनेक्टिविटी सारे देश के अंदर जो डेवलपमेंट की, और उन्हीं के टाइम में वो न्यूक्लियर विस्फोट हुआ था और उसके बाद इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे थे, और उस इकोनॉमिक सैंक्शंस के बाहर से वो निकल कर आए थे। तो अगर आपको ध्यान हो तो नरेंद्र मोदी जी भी ने जिस समय 4 संभाला था, उसमें एक बड़ा विनाशकारी समय आया था गुजरात के अंदर, पर जिस तरीके से वो गुजरात को उसमें से निकाल कर ले गए, ये अपने आप में बड़ी बात थी। और सबसे बड़ी बात है, दोनों की जो इमेज है वो बहुत ही ऑनेस्ट इमेज रही है, और दोनों बहुत ही अच्छे गवर्नेंस के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। जिस तरीके से वाजपेयी जी ने देश को गवर्न किया, उसी तरीके से मोदी जी ने गुजरात को गवर्न किया। और अगर आप आज इकोनॉमिक डाटाज या दूसरे निकाल कर देखेंगे तो आप देखेंगे कि एनडीए के रूल के अंदर महंगाई जो थी वो काबू के अंदर थी, एनडीए के रूल के अंदर करप्शन जो थी वो काबू के अंदर थी। ऐसे ही मोदी जी के राज के अंदर गुजरात के अंदर अगर आप देखेंगे तो चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो करप्शन हो, इन सब के ऊपर लगाम थी। और दोनों का ये था कि दोनों डेवलपमेंट की ओर देखते थे, विकास की ओर देखते थे। और बड़ी सिमिलरिटी तो यही है इन दोनों के बीच के अंदर कि दोनों Are there any personality similarities as well? आपको कुछ लगा? आप वाजपेयी जी के बहुत करीब रह चुके हैं, कुछ हैं उनके ऐसे कुछ? I mean, अगर हम उनकी हिस्ट्रीज देखते हैं तो दोनों उनकी मदर्स जो थी, they came from very humble backgrounds, you know, which is the greatness of this country and this democracy. इतने हम्बल बैकग्राउंड के होते हुए भी दोनों की माओ ने इतना अच्छा संस्कार दिया उनको, इतने आगे बढ़ाया दोनों बेटों को। Do you have anything to say on their personalities as well? दोनों आम परिवारों से आते थे जी। वाजपेयी जी के पिता जो थे वे एक प्राध्यापक थे, और ये भी गरीब घर से ही आते थे, नरेंद्र मोदी जी भी। तो मैं समझता हूं कि दोनों ने अपने जीवन के अंदर अपनी मेहनत से उन्होंने बड़ा काम किया है। उन्होंने अपनी बड़ी मेहनत से वो लोग आगे आए हैं, और उनके अंदर सिमिलैरिटी ये थी कि दोनों का काम के ऊपर ध्यान था। हाँ, वाजपेयी जी जरा कवि हृदय थे, मोदी जी का मुझे मालूम नहीं वो कितने कवि हृदय थे। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। थैंक यू। अमित तुली जी हमारे साथ हैं दिल्ली से। अमित जी आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और अपना सवाल कीजिए। नमस्कार विजय जी, मेरा नाम अमित है। क्या मेरी आवाज आ रही है?
जी आवाज आ रही है। Okay, नमस्कार विजय जी, बहुत ही आज I am really honored that I get to speak to you, somebody that I've looked up to in Indian politics, and very less politicians earn respect. You're one of them, so thank you so much for this opportunity today. सर आज एक बहुत ही बड़ा दिन है in terms of Indian politics. We have one of our major spiritual gurus of India, Swami Ramdev, going door to door campaigning for Modi ji. Now, Swami Ramdev has been, the foremost crusader of the anti-corruption movement, which later got hijacked by Aam Aadmi Party and Kejriwal. But coming on to the point, the question that I have for you is based on reforms. Now, अभी पास कुछ दिनों में हमने देखा है कि लोकपाल बिल हो गए और एक दो कुछ ऑर्डिनेंसेस हैं जो पास हुई हैं जो कि रिफॉर्म्स के ऊपर बेस्ड हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, institutions that are under the democracy level of elected governments. Now अगर मोदी जी की गवर्नमेंट आती है and since anti corruption crusader स्वामी रामदेव जी भी उनके साथ हैं, तो independent institutions like judiciary हो गया, election commission हो गया, उसमें क्या रिफॉर्म्स की हम उम्मीद कर सकते हैं मोदी लेड गवर्नमेंट से? ये मेरा सवाल है आपको। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है, जहाँ आपने जुडिशरी की बात की है, हाँ जी, तो जुडिशरी के अंदर बहुत रिफॉर्म्स की जरूरत है, और मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के बात में ये ध्यान में है और उनके प्रायोरिटी के अंदर है ये कि भाई जुडिशरी में रिफॉर्म्स होने चाहिए। जैसा कि मैंने कोई बाल्कि मुझे देश का पता नहीं, किंतु गुजरात के अंदर उन्होंने इवनिंग कोर्ट शुरू की हैं, और इवनिंग कोर्ट्स इसलिए शुरू किए हैं कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे की कोर्ट तक लाखों केसेस, पता नहीं 1 करोड़ भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतने केसेस जो पेंडिंग हैं। तो मुझे पता चला है कि पिछले दिनों के अंदर उन्होंने स्पेशल कोर्ट्स लगाकर, इवनिंग कोर्ट्स लगाकर करीब 9 लाख केसेस को 1 साल के अंदर सॉल्व किया था। तो जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म्स की तो जरूरत है। मैं समझता हूं कि A to Z रिफॉर्म्स की जरूरत है और वो होनी चाहिए। और दूसरी चीज आपने क्या पूछी जुडिशरी के अलावा? इलेक्शन कमीशन। हाँ, इलेक्शन कमीशन में मैं ये कह सकता हूं कि जब से TN सेशन साहब इलेक्शन कमिश्नर हुए थे तब तक सबसे काफी रिफॉर्म आए थे। सबसे बड़ा रिफॉर्म तो यही आया कि सेशन साहब ने जो इलेक्शन के अंदर एक्सपेंस बहुत हुआ करते थे, इसको बिल्कुल कम कर दिया कि डंडा झंडा बैनर वैनर ये सब नहीं लगेंगे, उससे डिफेसिंग से भी हम बच गए, और उन्होंने काफी उसके अंदर रिफॉर्म किया था। और तब से लगातार इलेक्शन कमीशन, जो भी इलेक्शन नए कमिश्नर्स आ रहे हैं वो लगातार रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि ये भी रिफॉर्म्स हुए हैं कि अपना अभी लेटेस्ट तो यही हुआ है कि अभी उन्होंने 70 लाख की चुनाव सीमा कर दी है, ताकि जो ब्लैक मनी वगैरह खर्च होता था वो नहीं है। इसके अलावा आज कैंडिडेट्स को अपना सारा बैकग्राउंड देना पड़ता है कि उनके ऊपर कोई क्रिमिनल वगैरह केसेस तो नहीं है, एजुकेशन कितनी है, ये सब हैं, और सब चीज बड़ी ट्रांसपेरेंट हो गई है। हमारे जो नेता हैं श्री LK आडवाणी जी, उन्होंने इलेक्शन रिफॉर्म्स की सबसे बड़ी बात की है कि उसके रिफॉर्म्स के अंदर ये होना चाहिए। अब जैसे अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा कि हमने चॉइस दी है कि अगर आप किसी भी कैंडिडेट को नहीं पसंद करते तो आप उसके ऊपर भी बटन दबा सकते हैं, और उसके बाद इसके ऊपर भी बहस हो सकती है, राइट टू रिकॉल के ऊपर भी बहस चल सकती है। तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स की तो अभी बहुत ज़्यादा जरूरत है, और सबसे बड़ा रिफॉर्म्स तो यही है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको अगर स्टेट फंडिंग होगी तो हम बहुत सारे चेक्स को हम लगा सकते हैं। पर इसके लिए सबसे बड़ी बात जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को पहल करनी पड़ेगी। अब एक रिफॉर्म तो यही बड़ा पेंडिंग है कि वुमेन रिजर्वेशन की जब हम बात करते हैं कि वुमेन रिजर्वेशन उसके अंदर होना चाहिए कि विमेंस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो, पर अभी इलेक्शन के अंदर क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग नहीं आए, इस रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है। इलेक्शन के अंदर जो करोड़ों अरबों रुपया खर्चा होता है उसके ऊपर चेक लगे, इसकी जरूरत है। और सबसे ज्यादा जो जरूरत है, जो मेरा सबसे प्रिय विषय है वो मैं बताना चाहता हूँ आपको, वो इस बात की जरूरत है कि देश में सारे इलेक्शन साइमल्टेनियसली होने चाहिए, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो कॉर्पोरेशन हो। अगर ये इलेक्शन एक साथ होंगे तो देश के अंदर बहुत सारा पैसा भी बचेगा और टाइम भी सेविंग होगा, और गवर्नमेंट भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन कर सकेंगी जी। और इसके लिए मैं भी चाहता हूं कि मैं इसके ऊपर अब राज्यसभा में नया MP बनकर आया हूं, तो इसके अंदर होना चाहिए जी। इससे बाहुबली कल्चर भी थोड़ा कम होगा।
उससे खर्चा भी बहुत बहुत कम बाहुबली हुआ। कल्चर और जो है, इसके बारे में मैंने लोकसभा में एक बार इस इशू को रेज किया था, तो उसके बाद भैरव सिंह शेखावत जी जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी इस इशू को रेज किया था। तो मैं समझता हूँ इलेक्शन रिफॉर्म्स में सबसे बड़ा अगर रिफॉर्म होगा तो वो ये रिफॉर्म होगा कि किसी टाइम में लोकसभा, विधानसभा, कॉर्पोरेशन के चुनाव एक साथ हुआ करते थे। दिल्ली में तो मैं ये देखा करता था जी। और दूसरा, ये जो बाई इलेक्शंस हर 2-4 महीने में होता है, इसके ऊपर भी सिस्टम बनना चाहिए कि भाई मिनिमम इतना पीरियड हो तो बाई इलेक्शन होना चाहिए। अगर साल भर पड़ा है तो मैं नहीं समझता कि बाई इलेक्शन की जरूरत है, और इसके ऊपर डिबेट हो सकती है जी। तो हम सारे रिफॉर्म्स के ऊपर पार्टीज के अंदर कंसेंसस बनाएंगे। जो यूपीए की सरकार ने जो सबसे बड़ी गलती की, उसने कंसेंसस की पॉलिटिक्स कभी भी नहीं की। उन्होंने ऑपोजिशन को कभी कॉन्फिडेंस के अंदर नहीं लिया। तो सबसे बड़ा रिफॉर्म वही है जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात की है। हम अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट से सवाल करते हैं। सूर्यकांत पांडे जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद विजय जी से अपना सवाल कीजिए। विजय जी नमस्कार, मेरा नाम सूर्यकांत है, सूर्यकांत पांडे। मैं बेंगलुरु में रहता हूँ, यही एक एमएनसी में कार्य करता हूँ, और मैं पिछले 5-6 महीनों से मैं खुद मॉडिफाइड हूँ। सो इट वाज रियली ग्रेट टू हियर ऑल द स्टोरीज, and it was a great refresher session for me. All the more prepared to go into the grassroots level and kind of contribute in the sense that they understand more what I was talking to them until now. So I've been leading Namo Chai party efforts along with my fellow colleague Anupam in India, and the question that comes always from the ground is that nobody denies the broader aspects of the development focus that Narendra Modi ji has, and he has become a messiah of development these days. But the question again comes back to which kind of gives us a back foot. I wouldn't say back foot, probably in a defensive way, about always a definition of communalism. जो क्या होता है कि गुजरात के riots and the way we have conducted in certain time, like our tough stand will not tolerate all these things, have viewed very differently by other community. So my question is, has in all through the years the development agenda as one of the front attributes of our future prime minister and sure to be going prime minister has overshadowed or shadowed that communal whatever pseudo painting that has been done by media and some of those motivated folks in the society. That's the question I have. देखिए, ये जो कम्युनलिज्म की बात आती है, मैं खुद ऐसे क्षेत्र से चुनाव जीतता रहा हूं जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, जिसका नाम है चांदनी चौक, और एक बार नहीं 2 बार जीतता हूं। वाजपेयी जी कहते थे कि कौन कहता है बीजेपी जो है मुस्लिम्स उसके साथ नहीं है। लखनऊ से मैं जीतता हूं और चांदनी चौक से विजय गोयल जीतता है। तो इन लोगों को मुस्लिम्स के जेहन का नहीं पता। मुझे तो लोग ये कहते हैं, ये बार बार प्रश्न क्यों उठाए जाते हैं, मुस्लिम 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 मुस्लिम, और ये मुस्लिम भाई मुझे कहते हैं कि ये इशू कब बंद होंगे जाके। दंगे कौन सी स्टेट्स के अंदर नहीं हुए, कांग्रेस के जमाने में सबसे ज्यादा हुए, किंतु बार बार उसी बात को कह के उनको क्यों कुरेदने की कोशिश की जाती है जी। और वो लोग कहते हैं कि आज जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई है, जो कि बताती है जिसको कि कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट ने ही सच्चर साहब की अपॉइंटमेंट की थी, रिपोर्ट देने के लिए उनको कहा था। उसकी रिपोर्ट के अंदर दिखाया है कि पिछले 50 साल के अंदर मुस्लिम्स गरीब का गरीब रहा है, अनपढ़ का अनपढ़ रहा है, उसकी कोई डेवलपमेंट नहीं, उसका कोई विकास नहीं, उसके कोई सपने पूरे नहीं हुए। उसके जिम्मेदार कौन है? आज आप चांदनी चौक के अंदर जाइए, पूछिए कि भी सबसे ज्यादा कौन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने काम किया, तो लोग कहेंगे कि बीजेपी के विजय गोयल ने सबसे ज्यादा काम किया है। तो मैं उसी बीजेपी की पार्टी का हूँ। तो जो लोग ये कहते हैं वो इसलिए कहते हैं कि उनको मोदी जी के खिलाफ कुछ भी तो नहीं मिल पा रहा है, कोई भ्रष्टाचार नहीं मिल रहा है, कोई नॉन डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं मिल रहा है कि मोदी जी ने डेवलपमेंट नहीं की है, कोई और उनके पास इश्यूज नहीं मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर उस इश्यू को मिला, और उस इश्यू को करते करते भी सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में अपना स्पष्ट रूप से मत बता दिया है कि मोदी जी की कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। और मैं समझता हूं इसलिए मोदी जी ने हमेशा इस बात को कही भी मेरा कुछ कसूर हो तो बताइए ना आके। किंतु ये जो अपोजिशन पार्टीज हैं ये मुस्लिम्स वर्ग को डराती हैं। आपको मालूम है कि इस समय कॉरपोरेशन के जो लोकल पंचायत के जो इलेक्शन थे उनमें 100 से ज्यादा मुस्लिम्स कैंडिडेट बीजेपी के गुजरात के अंदर जीत कर आए हैं जाके।
इसी तरीके से ऐसी बहुत सी सीटें गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं जिसमें 10% से लेकर 60% तक मुस्लिम पॉपुलेशन थी। तो ये जो प्रोपेगेंडा है ये बंद होना चाहिए। आज मुस्लिम्स भी विकास चाहता है और ऐसा देश का प्रधानमंत्री चाहता है जो देश के अंदर खुशहाली लाए और डेवलपमेंट करे, तो उसका शेयर उनको भी मिले। और आप जानते हैं कि इस समय सबसे ज्यादा अगर पर कैपिटा इनकम है तो वो गुजरात के अंदर मुस्लिम्स की है, किसी और की नहीं है। तो इसलिए ये जो टैग लगाया जाता है ये तो बरसों से भारतीय जनता पार्टी पे, बीजेपी पे, उससे पहले जनसंघ पे लगाया जाता रहा। मैंने अपना खुद का उदाहरण दिया है, चांदनी चौक का उदाहरण दिया है, और हमने जितने डेवलपमेंट के काम किए हैं, वाजपेयी जी का उदाहरण बहुत बड़ा उदाहरण है इस तरीके से। तो अभी नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ और कहने को नहीं मिल रहा, तो वे इस तरह की बात करते हैं जाके। और गुजरात में पुलिस में मुस्लिमों की संख्या सबसे ज्यादा है। हमारे शायद पता नहीं दिल्ली में भी इतनी होगी या नहीं होगी, मुझे मालूम नहीं है, किंतु गुजरात में सबसे ज्यादा बात है। और ये बात कोई और नहीं कह रहा, ये सचर कमेटी की रिपोर्ट के अंदर बात है। तो इसलिए मुस्लिम्स की स्थिति गुजरात के अंदर सबसे अच्छी है। और मुस्लिम से तो पूछिए जाकर वो क्या कहते हैं जाके। हम इलाकों में घूमते हैं, अभी पिछले दिनों दिल्ली के अंदर हमने मुस्लिम बहुत बड़ा सम्मेलन किया था। वे सब चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम एक ही आदमी हमको चाहिए जो देश के अंदर डेवलपमेंट करे, क्योंकि हम सबसे ज्यादा गरीब हैं और हमको शिक्षा की जरूरत है, इसलिए हमारा भी विकास होगा, ऐसा उनकी सोच है। राकेश शर्मा जी ने एक सवाल किया है कि हाउ विल मोदी जी एंड बीजेपी इम्प्लीमेंट टेक्नोलॉजी इन एवरी फ्रंट। क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, जहां तक अगर आप मुझे कहोगे तो मैं तो कहूंगा मोदी जी इज टेक्नोलॉजी मैन। और जैसे मैंने अभी आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया था उसका, फिशर्स का, कि भी किस तरह से उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज करके उनके लिए किया, ऐसे ही मोदी जी हर क्षेत्र के अंदर टेक्नोलॉजी को लाके उसको डेवलपमेंट करना चाहते हैं। अभी आपने ये देखा है कि जिस तरीके से हमारा जो नेवी की पनडुब्बी डूबी है, और मुझे नहीं पता कि उसकी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट थी या आप ये कहिए कि अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये आ रहा है। कुल मिला के सबसे बड़ी बात यह है, देश के अंदर गवर्नेंस की जरूरत है। अगर गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस है, तो फिर टेक्नोलॉजी आएगी। और मोदी जी का तो ये कहना है कि भाई नई टेक्नोलॉजी के साथ हम काम करेंगे, और हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो 50% से ज़्यादा युवा है, और इसके लिए वे नई नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए अक्सर उन्होंने देखा होगा कि वे बहुत सारी मीट्स उन्होंने गुजरात के अंदर ऑर्गेनाइज की हैं। तो टेक्नोलॉजी से देश का विकास हो सकता है, ऐसा मोदी जी का हमेशा मानना है। शुभी गुप्ता जिन्होंने फेसबुक पे हमसे ये सवाल किया है कि मोदी जी वुमेन सेफ्टी और वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर क्या कुछ करेंगे। देखिए, मैंने बताया आपको, नरेंद्र मोदी जी ने तो कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इस समय उन्होंने ऐसी स्कीम्स लागू की हैं जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी बेटियां हैं वो स्कूलों के अंदर पढ़ने के लिए जाएं। और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ज़्यादा जरूरी है कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर गवर्नेंस के अंदर होना चाहिए, उनका ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन उनका आगे बढ़ने चाहिए। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे अपने कदम उठाए हैं जिसके लिए वे चाहते हैं। और मोदी जी इस हक में भी हैं कि वुमेन रिजर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो वुमेन रिजर्वेशन होनी चाहिए, और इसके लिए उन्होंने अपना एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और पंचायतों के अंदर उन्होंने 50% सीट्स जो गुजरात के अंदर वुमेन्स के लिए रिजर्व की हैं। गुरप्रीत सिंह हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। गुरप्रीत जी लखनऊ से हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद सवाल कीजिए। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, मेरा सवाल सिर्फ थोड़ा सा है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी एकदम से जैसे उभरी है ये पूरी दिल्ली के अंदर, क्या उसके बावजूद जो बीजेपी है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 7 सीटें लोकसभा की जीत पाएगी? आप दिल्ली की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का ज्यादा उभरना इसलिए था कि देश के अंदर जिस समय भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा उस समय, और खास तौर से इस 10 साल के अंदर यूपीए की सरकार में जो भ्रष्टाचार बढ़ा, उसमें चाहे वो 2G स्कैम हो, चाहे वो कोयला स्कैम हो, चाहे वो पनडुब्बी स्कैम हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम स्कैम हो,
उसके बाद लोगों को पॉलिटिकल पार्टी से निराशा होनी शुरू हुई। ऐसे में जब अन्ना हजारे का आंदोलन चला था तो ऐसा लगा था कि भाई करप्शन के खिलाफ एक मुहिम चल रही है, जो मुहिम नॉन पॉलिटिकल है, किंतु लोगों ने उसमें से पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश की और लोगों को दिल्ली के अंदर ये लगा कि शायद दोनों पार्टियों से भिन्न, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी कुछ नया करके दिखाएगी, तो लोगों ने कहा कि एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। और ये भी अच्छा हुआ कि उनको दिल्ली में नंबर 1 पार्टी बीजेपी आई, पर फिर उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला। ये मैं कह रहा हूँ अच्छा हुआ। अच्छा इसलिए हुआ ताकि लोगों ने उनको देख लिया कि इतने समय के अंदर उन्होंने किस तरह की गवर्नेंस की। तो अनार्की फैली, जो वायदे थे वो पूरे नहीं हुए, केवल जो घोषणाएं की उन्हीं घोषणाओं को गवर्नमेंट बनने के बाद घोषित कर दिया गया, किंतु उसका फायदा आम जनता के आदमी को नहीं मिला जी। चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो जे क्लस्टर की प्रॉब्लम हो, अनाधिकृत कॉलोनी की हो, स्लम की हो, चाहे वो जन लोकपाल बिल हो या वो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर को पक्का करने की बात हो, कुछ भी तो नहीं पूरा हुआ जी। और बदले में हमने ये देखा कि उनके लीडर्स अलग अलग भाषा के अंदर बोल रहे थे और ज्यादातर के ऊपर मुकदमे दायर हो गए। मुकदमे इसलिए दायर हो गए क्योंकि उनकी अपनी गलतियां थी, चाहे वो सोमनाथ भारती जी थे, चाहे वो अभी केजरीवाल जी ने नितिन गडकरी के बारे में बोला, उनको एक्यूज बनाया गया है कोर्ट के द्वारा। तो आम आदमी पार्टी के बारे में एक धारणा बड़े साफ तौर से ये गई कि आम आदमी पार्टी जो कह रही थी वो कर नहीं रही है। तो लोगों का उनके प्रति जो है विश्वास था, वो विश्वास टूटा है और उस विश्वास के टूटने का फल ये है कि विधानसभा के अंदर भी बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन के उभरी थी और अब जबकि यह पार्टी बिल्कुल एक्सपोज हो गई है, तब उस समय के ऊपर लोग दोबारा से चाहते हैं कि लोकसभा के चुनाव में श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उसके लिए लोकसभा के अंदर लोग दिल्ली के अंदर बीजेपी को वोट देना चाहते हैं। अभी एक नहीं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है जो मैं बता सकता हूं आपको, जिसके कारण आम आदमी पार्टी में निराशा हुई है। तो अब लोग चाहते हैं कि भाई लोकसभा के चुनावों के अंदर बीजेपी जीत कर आए। मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली की 7 सीटों के ऊपर, लोकसभा सीटों के ऊपर दिल्ली में बीजेपी भारी बहुमत से चुनाव को जीतेगी। इससे पहले भी दिल्ली के अंदर हम 7 की 7 लोकसभा की सीट जीते हैं और 2-3 बार तो हम 6-6 सीट, 7 में से 6 सीट हम जीते हैं। और लोगों को आज एक विश्वास नया बना है कि भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग और स्टेबल गवर्नमेंट दे सकती है। कांग्रेस आपने देखा होगा हमारे देश के अंदर बहुत बार स्थायी सरकार देने के उसके ऊपर नारे के ऊपर आई और आज वो नारा एनडीए के पास, बीजेपी के पास है कि एक हम ही हैं जो स्टेबल गवर्नमेंट दे सकते हैं। इसलिए लोग इस बार को पसंद करेंगे। दिल्ली में हम 7 सीट जीतेंगे। अनुपम पांडे जी जो दिल्ली से हैं, उन्होंने एक सवाल भेजा है कि भारत में कौन से क्रूशियल इश्यूज हैं जो इंडिया आज के टाइम पे फेस कर रही है और मोदी जी उन इश्यूज को कैसे डील करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा इश्यूज तो है करप्शन, दूसरा है इन्फ्लेशन, तीसरा है सिक्योरिटी, इस तरीके से ये बड़े, और चौथा है डेवलपमेंट। तो मैं समझता हूं मोदी जी ने गुजरात के एग्जाम्पल सेट करके इन चारों के लगभग जवाब दिए हैं और मोदी जी का अपना एक विजन है। जहां तक महंगाई की बात है, जहां तक इन्फ्लेशन की बात है, तो मैं समझता हूं कि महंगाई पे काबू पाया जा सकता है और उसके लिए उन्होंने कहा एक ऐसे फंड की स्थापना होनी चाहिए जिस फंड को समय आने के ऊपर महंगाई को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकेगी। अगर आपके 4 यूनिट जो हैं वो लॉस में जा रहे हैं, तो आपके पास 4 यूनिट ऐसे भी होने चाहिए जो हाई प्रॉफिट के अंदर जा रहे होंगे। तो मोदी जी का विजन इसके बारे में बड़ा क्लियर है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है और हमारे देश के अंदर वे हमेशा से ये मानते हैं कि पूरे देश का एक साथ विकास होना चाहिए जी। और जो देश का जो फंड्स हैं वो सभी स्टेट्स के अंदर लगना चाहिए। ये नहीं है कि हमारी जो स्टेट्स आ गई हैं, जिस पार्टी की आ गई हैं उनमें फंड लग रहा है और दूसरी के अंदर फंड नहीं लग रहा जी। तो मोदी जी चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, उस सब के अंदर नई एक सोच रखकर उसके अंदर एक विकास को देखते हैं। दूसरा बड़ा बात है सिक्योरिटी का बात है। तो हमारा मानना ये है कि जो जैसे सिक्योरिटी और जैसे आर्मी हमारे देश के अंदर है, हमारे जवान हैं, उसको देखते हुए हमको
मॉडर्नाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारी सिक्योरिटी केवल तब नहीं होनी चाहिए जब केवल हमला हो, बल्कि पहले से हमारी उसकी तैयारी होनी, हमारी तैयारी उसके अंदर सिक्योरिटी करनी चाहिए। हमारी आईबी और दूसरी जितनी भी एजेंसीज हैं उनको मजबूत होने की जरूरत है। हर चीज के अंदर एक विजन चाहिए। अगर आपके पास विजन है तो आप हर फील्ड के अंदर काम कर सकते हैं, नई सोच से काम कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि डेवलपमेंट सबसे बड़ा इशू है और मोदी जी उसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। सर मेरा आपसे एक सवाल है कि डज बीजेपी सी राहुल लीडरशिप एज अ फॉर्मिडेबल चैलेंज? देखिए, जहां तक जितना मैं राहुल जी को जानता हूं और समझता हूं, वो रिलक्टेंट लीडर हैं। और पहले चाहिए ये था कि उनको अनुभव की बहुत ज्यादा जरूरत थी, किंतु कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से गांधी परिवार की लीडरशिप चलती है और एक फैमिली की लीडरशिप चलती है, उसमें दूसरा कोई आदमी इमर्ज नहीं हो सकता, तो उसमें उन्होंने राहुल गांधी जी को आगे किया है। पर मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी ने अभी किसी भी क्षेत्र के अंदर ऐसे उदाहरण नहीं स्थापित किए हैं कि जिनको ये कह सकें कि वो देश का भी नेतृत्व दे सकते हैं। तो जैसे राजीव गांधी जी आए थे, राजीव गांधी जी को जिस तरीके की मेजॉरिटी मिली थी वो पूरे देश का नक्शा बदल सकते थे, और अफसोस कि वो ऐसे लोगों से घिर गए कि उसके बाद देश के अंदर विकास नहीं हो सका और उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप आ गए थे। पर अब राहुल जी के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि इनएक्सपीरियंस की सबसे बड़ी बात है। देश को पूरा घूमना, पूरा समझना, एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस के ऊपर एक्सपीरियंस लेना, वे उनके लिए बहुत जरूरी है। और पिछले दिनों एग्जाम्पल होंगे कि एक आदमी अपने उससे दिखाता है कि उसका कितना इंटरेस्ट है। अभी पार्लियामेंट के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे कम उपस्थिति आप देखेंगे तो राहुल जी की देखेंगे जी। अगर आप देखेंगे तो एक घर में हो आने के बाद उनको लगता है कि शायद सारे देश की गरीबी को उन्होंने भांप लिया है। ऐसा नहीं है। जितना मैं उनको जानता हूं तो मुझे ही लगता है कि अभी उनकी खुद ही इच्छा शक्ति नहीं लगती पॉलिटिक्स में आने की। और जिस तरीके से इंटरव्यूज मैंने देखा है अभी, तो विजन होना एक लीडरशिप के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप किस तरह से सोचते हैं और फिर किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं जी। मोदी जी के बारे में कंपैरेटिवली मैं कहूं तो मोदी जी एक विजनरी हैं, रिफॉर्मिस्ट हैं, डिसाइसिव हैं, स्ट्रांग हैं, डेवलपमेंट ओरिएंटेड हैं, ऑनेस्ट हैं, स्ट्रांग हैं और एक स्टेबल गवर्नमेंट दे सकते हैं। अमित तुली जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं, वो दिल्ली से हैं। अमित जी अपना सवाल पूछिए विजय जी से। विजय जी, मैं थोड़ा इलेक्शंस, प्री इलेक्शंस और इलेक्शंस के बाद अब थोड़ा पोस्ट इलेक्शंस मूव करना चाहता हूँ आपके साथ। जसो कि बीजेपी की जो विजन है वो डिफरेंट कम्युनिटीज के पास किस तरह से जा रही है। मेरा इशू अब कश्मीर को लेके है, मेरा क्वेश्चन अब कश्मीर को लेके है। भाजपा एक ऐसी नेशनलिस्ट पार्टी है जिसने एक बहुत ही पेट्रियाटिक स्टैंड अपनाया है हमेशा रिगार्डिंग कश्मीर इशू। कभी गोल गोल बात नहीं की है, उनका स्टैंड हमेशा क्लियर रहा है। तो 2014 के जो इलेक्शंस हैं उसमें भी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, उनका क्या स्टैंड होने वाला है मैनिफेस्टो में कश्मीर इशू के ऊपर? आर्टिकल 370 पे क्या स्टैंड होने वाला है? जो कश्मीरी पंडित जो आज विस्थापित हैं, देयर इज अ नीड ऑफ rehabilitation, there are so many human rights violations that need to be researched upon and brought out in UN in in competition with जो foreign sponsored human right violations apparently जो UN जाते हैं या फिर NGOs के थ्रू जो जाते हैं, उसको काउंटर करने के लिए जो एक्चुअल ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं उनके ऊपर रिसर्च चाहिए। कश्मीरी पंडितों का जो पूरा एक्सोडस हुआ था उसके ऊपर अभी तक कोई कमिटी का कुछ एक्शन नहीं हुआ है, कोई कुछ गठन नहीं हुआ है, मतलब वो भुला दिया गया है। वी कीप हार्पिंग ऑन 2002 लोग करते रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा जो अपने ही देश में विस्थापित कर दिए गए लोगों हैं उनके ऊपर कुछ बात नहीं हुई है। तो भाजपा कैसे इस इशू को उठाएगी? Because Dharmguru, the whole spiritual side of India is also with Kashmiri Pandits. Citizens are with Kashmiri Pandits. Citizens want Kashmir to be a part of India. तो कश्मीर इशू पे आप प्लीज बीजेपी का स्टैंड मुझे पूरा क्लियर कर दीजिए। 370 कश्मीर इशू, कश्मीरी पंडित। देखिए, पहला तो बड़ा स्पष्ट है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। और
लोकसभा में हमने ये पारित किया था कि न केवल वे कश्मीर जो हमारे पार्ट में केवल दिखा रहे हैं लोग, बल्कि पीओके भी जो है वे भी भारत का अभिन्न अंग है, और ये कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन यूनानिमसली पास हुआ था लोकसभा के अंदर। तो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये हमारा मानना है, और ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल मानना नहीं है। कश्मीर हमारे देश का मस्तक है, मुकुट है, ऐसा हमारा हमेशा से मानना रहा है। पर दुर्भाग्य ये है कि शुरू से ही कांग्रेस लीडरशिप ने कश्मीर के इशू को हल करने की जगह उसको और ज्यादा समस्याग्रस्त वे करते गए। स्वयं पंडित नेहरू ने कहा था कि आर्टिकल जो 370 है वो धीरे धीरे चल के खत्म होगा। हमारा वही व्यू है धारा 370 के ऊपर, जो हमेशा से पहले हमेशा से हमारा व्यू रहा है जी। और कुछ भी करने के लिए एक कंसेंसस हम सबको बनाना पड़ेगा। और मैं कश्मीर को केवल हिंदू मुस्लिम की दृष्टि से नहीं देखता हूँ, मैं देखता हूँ उसको पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की दृष्टि से देखता हूँ। और मैं समझता हूँ कि किसी भी वर्ग के साथ अन्याय हुआ है तो जो कश्मीरी पंडित हैं, अगर आज कश्मीरी पंडित को वहां से बाहर किया गया है तो ऐसा नहीं है उसका खामियाजा मुसलमानों को नहीं भुगतना पड़ेगा। वहां जितने टीचर्स थे वो सारे कश्मीरी पंडित से जाते हैं। टेररिस्ट अटैक है ये? आई कैन हियर यू नाउ। किसी ने फोटो खींची है लगता है। हाँ जी, बोलिए बोलिए। तो ये जो कश्मीरी पंडित वाला मामला है, ये जाहिर तौर पर उनके साथ जाती हुई है। कहने को तो शब्दों के अंदर जो भी मुख्यमंत्री आता है वो कश्मीरी पंडितों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, किंतु वास्तव में कुछ नहीं किया जा रहा है जी। और ये अपने आप में हमारे लिए बड़ी शर्मनाक पोजीशन है कि हमारे देश में ही कश्मीरी पंडित विस्थापितों की तरह रहे हैं। हम यहाँ दिल्ली के अंदर देखते हैं जिन हालातों के अंदर वो रह रहे हैं। तो कश्मीर पे कम से कम भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर, और लोगों को भी इस बात का विश्वास है कि भी जब तक बीजेपी है, एनडीए की सरकार है, तब तक कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहते हुए एकदम सुरक्षित है आगे। वरना तो बहुत से नेता तो ऐसे थे, कब का उन्होंने कश्मीर दे दिया होता। एंड रिहैबिलिटेशन पे हम वर्क करेंगे कश्मीरी पंडितों के, क्योंकि कुछ वापस जाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज हैं। तो क्या हम एक कंसेंसस लाने की कोशिश करेंगे विद इन द होल पार्लियामेंट के सारी एक्ट्स, जैसे AFSPA हो गया, आर्टिकल 370 को रिपील करना हो गया, उसके बाद ट्राई टू मेक एक इंडियन नेस का अभाव है कश्मीर में। वो इंडियन नेस सिर्फ भाजपा ला सकती है। तो भाजपा को पहले से तो अभी परिवर्तन आया है कश्मीर के अंदर, ऐसा मेरा मानना है। जहाँ तक इंडियन नेस की आप बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा पिछले दिनों टूरिज्म भी कश्मीर के अंदर काफी बड़ा है। जहां तक कश्मीरी पंडितों का सवाल है, उसमें कंसेंसस की बात नहीं, वो तो उनका अधिकार है, कश्मीरी पंडितों का वहां पर अधिकार है। पर जहां तक धारा 370 है, डेफिनेटली बीजेपी का जो स्टैंड है उसके ऊपर भी बाकी लोगों को भी अपना सहमति हमारे को उनके ऊपर बनानी पड़ेगी, तो ही हम वहां पर ठीक तरह से शांति ला पाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू फॉर डूइंग दैट, थैंक यू। सर, मेरा एक सवाल है आपसे कि इतने टाइम से आप राजनीति में रहे हैं, कॉलेज टाइम से आप राजनीति में एंटर गए थे, तो कोई ऐसा एक मेमोरेबल मोमेंट जो आपको याद हो, जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो, जिससे हम लोग इंस्पायर? जी, मेरा तो सबसे मेमोरेबल मोमेंट ये है कि मुझे जब वाजपेयी जी ने अपने कार्यालय के अंदर मंत्री किया तो मुझे सबसे अच्छा लगा। और तब मैंने मैसेज मेरा ये था कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, हिम्मत से एक पत्थर तो उछालो यारों। मुझे नहीं मालूम था कभी भी कि मेरे को वाजपेयी जी जैसे व्यक्ति के साथ इतना नज़दीकी से काम करने का मौका मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मेहनत, और दूसरा है कि विजन, और तीसरा ये है कि नई तरीके की सोच। तो हम लोग क्या करते थे शुरू से ही, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जो हमको लगता है ऐसा होना चाहिए, सरकार ऐसे चलनी चाहिए, पार्टी ऐसे चलनी चाहिए, तो हम बिना झिझक सुझाव दिया करते थे वाजपेयी जी के और दूसरे नेताओं को। वाजपेयी जी के अंदर सबसे अच्छी बात थी, वो ये नहीं देखते थे कौन कितना छोटा है और कौन कितना बड़ा है जो सुझाव मेरे को दे रहा है। अगर उनको सुझाव अच्छा लगता था तो वो सुझाव को वो ले लेते थे। और सबसे बड़ी बात यह कि वाजपेयी जी बड़े प्यार से काम लोगों से लिया करते थे।
और एक अपनी मुस्कुराहट में पूरे देश को उन्होंने जीत रखा था। मैं देश के अंदर जहां भी जाता हूं तो हर व्यक्ति मुझे ये कहता है वाजपेयी जी हमारे घर आए थे, वाजपेयी जी हमारे, तो वो देश के अंदर घूमते फिरते हैं। अभी तो नेता ज्यादातर फ्लाई करते हैं, हवाई जहाजों से जाते हैं और आते हैं, तो देश तो नीचे से निकल जाता है पूरा का पूरा। गांधी जैसे रेल यात्रा करते थे। तो मैं समझता हूँ वाजपेयी जी ने हमको बहुत सिखाया। मैं शुरू में उनके साथ साधुपुर से देवली की यात्रा पे था, तब एकदम कॉलेज के अंदर हम पढ़ा करते थे, तो मैंने देखा था लगातार वो चलते थे, लोग उनसे मिलने आते थे। तो वाजपेयी जी ने हमको एक ही बात सिखाई थी कि भी गरीब और आम आदमी के काम करते रहो और जो बुराइयां हैं उनके खिलाफ लड़ते रहो। तो उन्हीं से प्रेरणा लेके लॉटरी जैसी बुराई के खिलाफ हमने आंदोलन किया और आज हमें गर्व है कि लोक अभियान के माध्यम से हमने पूरे देश के अंदर सिंगल डिजिट लॉटरी को बंद करने के अंदर सफलता प्राप्त की। और अभी से इसलिए मैं सोचता हूँ कि अब 2-3 हमको और टारगेट तय करने चाहिए। और ये लॉटरी ऐसी बुराई थी जो 50 सालों में कोई सामाजिक बुराई जड़ से खत्म हुई, तो वो एक लॉटरी थी और वो वाजपेयी जी की देन रही है। तो वाजपेयी जी का यूथ को तो एक ही मैसेज है, ये है मेहनत मेहनत और मेहनत। तृप्ति जी दिल्ली से जो हमारे साथ जुड़ गई हैं, तृप्ति जी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और साथ ही विजय जी से अपना सवाल। हेलो, गुड इवनिंग सर, कैन यू हियर मी? हेलो, या आई एम हियरिंग यू। I am Sriti from Delhi. Sir, my question is, according to Contractor Auditor Journal CAG report of 2012 March, वो ये कहती है कि जो मेल न्यूट्रिशन इन गुजरात इज वेरी रैम्पेंट, मतलब बहुत ही वॉयलेंट कंडीशन है। तो हाउ मच ट्रुथ इज हिडन इन दिस फैक्ट? इज स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट? ये मैं समझता हूँ कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनका ये कहना ये है कि गुजरात के अंदर जो है मेल न्यूट्रिशन है, किंतु मेरे पास जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि जहाँ तक गुजरात का सवाल है, मार्च 2007 के अंदर से लेकर और जो अंडरवेट चिल्ड्रन परसेंटेज थी वो मार्च 2013 तक करीब 37% उसके अंदर डिक्लाइन आया है जी। और ये जो बात कह रहा हूँ ये सीएजी की रिपोर्ट से कह रहा हूँ। तो सीएजी की रिपोर्ट 2012 की है, उसमें उन्होंने मोदी जी की इस बात के लिए तारीफ की है कि 5 साल के स्पैन के अंदर 37% का डिक्लाइन आया है। तो ये अपोजिशन का प्रचार है और मैं समझता हूँ कि गुजरात जो है उसके अंदर बच्चों की देखभाल काफी अच्छे तरीके से होती है। लास्ट में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मिशन 272 प्लस में जो लोग हैं वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों के अंदर एक विश्वास है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश का भला होगा। तो जो चीज को आप महसूस करते हैं, जिस चीज को आप फील करते हैं और जिस चीज से आप कन्विंस हैं और जो उनके डेवलपमेंट के काम हैं, उसके लिए आप कई तरीकों से कर सकते हैं। जैसे सबसे बड़ी बात तो यह है, उन सब विरोधियों से आप बात करिए जिनको ये गलत प्रचार किया गया है कि कांग्रेस आकर कुछ देश का भला कर सकती है, जबकि 10 साल का कांग्रेस का यूपीए शासन उन्होंने देख लिया है। दूसरी बात है, उन सब कांग्रेसियों को समझाने की जरूरत है जो अब तक 50 साल से कांग्रेस को वोट करते आए हैं सिर्फ, कि भाई अब समय के साथ आपको भी बदलने की जरूरत है। इसके लिए हमें डोर टू डोर कैंपेन करना पड़ेगा, इसके लिए हमें पार्कों में जाना पड़ेगा, उनके साथ बैठना पड़ेगा, इसके लिए हम सोशल मीडिया के अंदर हम बात करेंगे। पर बात तब करिए जब आप कन्विंस हो जाइए, और आप कन्विंस होने के लिए आपको ये आवश्यक है कि आपके पास वो सारे डाटाज होने चाहिए जिससे आप ये सिद्ध कर सकें। हमें इस बात के लिए गर्व है कि हम एक उस व्यक्ति का नेतृत्व का प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, उस पार्टी का करने जा रहे हैं जो पार्टी विद द डिफरेंस है और जो लीडर विद द डिफरेंट है। क्योंकि मोदी जी एक ईमानदार हैं, मोदी जी एक स्ट्रांग मैन है, मोदी जी एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड मैन है। तो मैं समझता हूं कि हमको किसी को भी कन्विंस करने में दिक्कत नहीं होगी। पर अपने दिन भर में से अगर आप 2 घंटे भी देंगे और उन 2 घंटे में आप झुग्गी में, झोपड़ी में, मजदूर के पास, किसान के पास आप जाएंगे, स्कूल में आप जाएंगे, कॉलेजों के अंदर, और युवाओं से बात करेंगे कि भाई अब देश को परिवर्तन की जरूरत है और यह परिवर्तन डेवलपमेंट ओरिएंटेड चेंज होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा होगा। और इसके लिए आप जानते हैं आजकल हमारे लगातार नमो टी के प्रोग्राम चल रहे हैं। वो नमो चाय के ऊपर खाली चाय नहीं पीनी होती, उसमें चर्चा करनी होती है
और उस चर्चा के अंदर हम कन्विंस कर सकें, ऐसा हमको लोगों के बीच में विचार रखना है। हम अपना पैम्फलेट छाप सकते हैं, हम अपने SMS कर सकते हैं, हम अपने ईमेल के जरिए बात कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया के सारे साधनों का इस्तेमाल कर हम एक देश में लहर सकते हैं कि अब की बार नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए क्योंकि हम सब लोग देश की तरक्की को चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर, आज आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए, और साथ ही हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स को जिन्होंने इतना टाइम निकाला इस गूगल हैंगआउट के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।